নমস্কাৰ, বায়ংকা পডকাষ্টৰ নতুন এটি এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এপিছডটো অকণমান বিশেষ। আজিৰ এপিছডটো কেৱল অসমবাসী নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ আৰু সেইবাবে আমি অসমীয়া ভাষাটোৰ সলনি আজি হিন্দী ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে প্ৰতিজন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে বুজি পায়। গতিকে তেওঁলোকৰ সহজ হোৱাকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ বায়ংকা পডকাষ্টৰ আজিৰ এই সুন্দৰ এপিছডটো। সকলোৱে সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু কিবা যদি ভুল হয় তেনেহ'লে আমাক শুদ্ধ কৰি সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট বক্সত আঙুলিয়াই দিব, তাক ঠিক কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। शादी के इतने साल बाद भी बच्चे नहीं हुए, लगता है लड़की में ही कुछ प्रॉब्लम है। अरे ऐसे बीमारियां लेके शादी करते क्यों हैं आखिर? ऐसे सवाल, ऐसी बातें आपने बहुत बार बहुत लोगों के मुंह से आखिर सुना होगा, लेकिन ये फुसफुसाने वाली बातें जो अक्सर लोग करते हैं वो आज खुल के आपके सामने हम लाए हैं और ये सब चीज़ों को खुल के हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में आज मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अरित्र प्रधान। और आज ये सारी बातें गूगल सर्च नहीं, एक्चुअल में डॉक्टर के मुंह से आखिर हम सुनेंगे कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। तो आइए मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अरित्र प्रधान आपका। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, ऊपर वाले का दुआ है। जी सर। बताओ। और पहले ही आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है थैंक यू, कि थैंक यू। मैं जितना जानती हूँ सर, आपके 15-20 सालों के कैरियर में आपने बहुत सारे माता पिता Precisely 16 years. 16 years ओके सर। बहुत सारे माता पिताओं के चेहरे पे आपने मुस्कुराहट लाई है, जीवन में उनकी खुशियाँ। कोशिश किया हूँ। जी सर। तो पहले तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू। पहले ही मैं आपको पूछना चाहूंगी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, और मैं बोलना चाहूंगी कि आज हम पूरा कैजुअली बातें करेंगे और जो मुझे देख के लग रहा है कि मैं कैजुअल बात करने ही बैठा हूँ जी। आपके साथ। एकदम सर, और हम बिल्कुल खुल के बातें करेंगे, जो बातें एक्चुअली लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल, उन सब बातों को मैं भी कोशिश करूंगा कि आप जो क्वेश्चन मुझे पूछेंगे मैं उसका खुल के जवाब दूं। जी सर, एकदम एकदम पूरा बिंदास होकर, और कुछ भी आपसे मतलब सच सुनना चाहते हैं सभी लोग, हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स। जी, पहले मैं इंस्टाग्राम को ब्रेक करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाई गायनेकोलॉजी, व्हाई आईवीएफ? ऐसा कैरियर आपने क्यों ही चूज किया जिसमें लोग एक्चुअली हंसते हैं, पैनिक होते हैं, रोते हैं, सब कुछ, मतलब 30 सेकंड में सर। अगर आप बोलते हैं कि सब कुछ होता है, जी। हंसते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इट्स अ बिगर चैलेंज। एकदम इट्स अ सर। बिग चैलेंज। जी तो एक्सेप्टेड था। जी चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद है, बचपन से एक्सेप्ट करते आया हूँ। बचपन से 4th स्टैंडर्ड में जब एक 8-9 साल का बच्चा अपने मम्मी का जी। आंचल पकड़ के घूमता है, तब मैं हॉस्टल गया था। तो चैलेंज एक्सेप्ट करने का आदत तो तब से हुआ है। एकदम मेरे पापा भी डॉक्टर थे, उनको देख के सीखा हूँ। मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन था जी। कि रात को लेट रहना, जागते हुए रहना कि पापा कब आएंगे घर कब आएंगे। वापस। तो मेरे लिए वो भी इंस्पिरेशन था, मुझे भी वो लाइफ, वो जिंदगी जीना था। तो ये तो पहला था। सेकंड, ये जो आप बोल रहे हैं कि गायनेकोलॉजी क्यों, ज्यादातर आप देखेंगे ऑल ओवर अगर इंडिया लिया जाता है तो मैक्सिमम गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल होते हैं, फीमेल होते हैं, वही क्योंकि फीमेल पेशेंट फीमेल के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया एक ट्रेंड है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात छोड़ के जी हाँ। मुझे बोलने में गर्व है कि मैक्सिमम जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं वो ये स्टेट से आते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द मेन रीजन। जी यहाँ पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट का काफी प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पे लोग फीमेल मेल में वो डिवीजन नहीं करते। नहीं करते जी। लोग देखते हैं कि डॉक्टर कौन अच्छा है, तो वो मेल हो या फीमेल हो। आपको एक चीज सोचना पड़ेगा कि गायनेकोलॉजी इज ऑल्सो अ सर्जिकल ब्रांच। तो हर सर्जिकल ब्रांच में जैसे मेल जाना पसंद करते हैं वैसे फीमेल भी। लेकिन गायनेकोलॉजिकल सर्जिकल ब्रांच होने के बावजूद भी इसमें फीमेल डॉक्टर्स ज्यादा इसीलिए है क्योंकि पेशेंट जो है, मींस कस्टमर जो है, वो ज्यादातर कंफर्टेबल फील करते हैं फीमेल डॉक्टर के पास जाने के लिए। जी बट यहाँ पे इस रीजियन में इंडिया के जहां जहां मैं बोल रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं।
जिस टाइम पे मैंने शुरुआत किए थे उस टाइम पे ज्यादातर देखा जाता था कि इस रीजियन में वो लोग जेंडर वाइज डिफरेंशिएट नहीं करते। नहीं करते जी। वो लोग देखते हैं कि कौन से ज्यादा डॉक्टर अच्छे हैं और उस हिसाब से। और ये इनफर्टिलिटी का कीड़ा अगर आप बोले तो ये फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का ये जो है ये मेरे पास बचपन में ही आया था अपने पिता को देख के, क्योंकि वो भी शुरुआत उसी से ही किए थे। तो मुझे भी लगता था और मम्मी बचपन से बोलती थी कि पापा के तरह डॉक्टर बनना है। तो वो एक चीज था। बाकी जब मेडिसिन किया, जब एमबीबीएस किया, फिर जब लगा कि कौन सी चीज में मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो ये आया। और आप जैसे बोले कि इसमें सब कुछ है, चैलेंज है, हंसना है, रोना है, सब कुछ एक्सेप्टेड है। और यही एक फील्ड है जहां पे आप एक साथ एक नहीं 3 जिंदगियों को लेके चलते हैं। एकदम। पेरेंट्स, पेरेंट्स। क्योंकि कपल और बच्चा, ये एक ही फील्ड है जहां पे आप एक ही साथ 2 जिंदगी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी किसी भी फील्ड में आप 2 का ट्रीटमेंट एक साथ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए इंस्पिरेशन था। ओके, थोड़ा इमोशनल भी है। जी सर, अच्छा लगा सुन के। और सबसे पहले इनफर्टिलिटी के बारे में और ज़्यादा कुछ आपसे क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा इनफर्टिलिटी के बारे में जानना चाहूँगी। क्या है ये? लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? मेरे शुरुआती दिनों से अभी तक का तो बहुत बदल गया है। मैं बोलूँगा जब मेरे पापा शुरुआत किए थे, तब इनफर्टिलिटी एक टैबू था। जब मैंने शुरुआत किया, तब मुझे लगता था कि अवेयरनेस का कमी है, जो आज भी मुझे लगता है। लेकिन वहाँ से तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आज मैं इतना बोल सकता हूँ कि दुनिया का हर ट्रीटमेंट, हर मॉडर्न ट्रीटमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है, वो आज इंडिया में अवेलेबल है। जी। एंड लोग अभी और इनफर्टिलिटी को टैबू के हिसाब से नहीं देखते हैं। लोग, मैं जैसे हर बार हर जगह पे जब भी मैं कोई इंटरव्यू देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इनफर्टिलिटी कोई बीमारी नहीं है। ये एक कंडीशन है जिसको हम लोग डॉक्टर्स, पेशेंट्स दोनों मिलके आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। कर सकते हैं। ट्रीट नहीं। ट्रीटमेंट जरूरत तब है जब कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, मतलब कहीं पे अगर लग रहा है कुछ बीमारी है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। बट मेरे नजर में इनफर्टिलिटी आज के दुनिया में ज्यादातर एक कंडीशन है जो सोसाइटी के वजह से, कपल्स के खुद के सोचने के वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से, बहुत सारे चीज की वजह से हमारे पास आता है। और सही में इनफर्टिलिटी या उसके लिए डॉक्टर का सलाह लेना या डॉक्टर्स का कंसल्ट करना कब जरूरत है, इसके बारे में भी लोगों को बहुत कम आइडिया है। लोग आजकल बहुत जल्दी सोचते हैं कि हम लोग इनफर्टाइल है या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट मैं बोलता हूँ ये तो सोसाइटी का प्रेशर है जो उनको डॉक्टर के पास जल्दी आने के लिए पुश करता है। पुश करता है। और बाकी सोसाइटी के बहुत सारे सिचुएशन भी है जो पुश करता है। लेट मैरिजेस, अपना करियर, अपने पैरों पे खड़ा होना, जितना जल्दी हो सके फैमिली स्टार्ट करो। फैमिली स्टार्ट करते ही लोग बोलते हैं अभी तो और लेट मत करो, बच्चे ले लो, नहीं तो होंगे कि नहीं होंगे मालूम नहीं। एक पूरा प्रेशर का माहौल, मतलब पूरा प्रेशर का माहौल है। और आप सोच सकते हैं कि आपसे ज्यादा आपके पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि चलो अभी शादी तो हो गया, नेक्स्ट खुशखबरी कब? वही सर। है ना? अब अभी जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि शादी का मौसम है, अभी सीजन चल रहा है ना मैरिज का, हर जगह आपको भी इनविटेशन मिल रहा होगा। तो मैरिज इनविटेशन में जाके अपने प्लेट पे ध्यान ज्यादा दो, लोगों की जिंदगी में नहीं। वहां पे लोग ज्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं और नेक्स्ट खुशखबरी आप कब सुना रहे हैं? उनका खुशखबरी आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएगा। एग्जैक्टली। तो अपने प्लेट और खाने पे ध्यान दीजिए। पूछने से पहले लोग सोचते भी नहीं है कि वो लोग किस सिचुएशन में है, वो लोग अपना क्या हैंडल कर रहे हैं, वो लोग कब बच्चा चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी उनका खुद का डिसीजन है। बट सोसाइटी हम लोग ही सोसाइटी तो हम लोगों से ही बनता है ना, तो हम लोग ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें कैसे बदलाव कर सकते हैं इसमें से? कुछ बदलाव तो लोगों के ख्यालात से ही आएगा। जी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर टेक्नोलॉजी में, अगर बाकी सब कुछ में अगर इंडिया आगे बढ़ सकता है तो ख्यालात में भी आगे बढ़ सकता है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जी। बहुत जल्दी बढ़ रहा है।
और आज एक ज़माना था जब अ, हमारे टाइम पे हम सिर्फ़ देखते थे कि सेलिब्रिटीज़ जो है वो कभी-कभी न्यूज़ में आता था कि वो अपना एग फ्रीज़िंग करवा के रखे थे या अपना डिंबाणु कहीं फ्रीज़ करवा के रखे थे, जो 7 साल, 8 साल बाद वो लोग शादी करने के बाद अभी बच्चे लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ पहले एक सेलिब्रिटी लोग करते थे, कभी हम न्यूज़ में पढ़ते थे, ऐसे होता था। और आजकल पेशेंट्स खुद मेरे पास आते हैं, तो बदलाव तो आ रहा है। बदलाव तो सोच में भी आया है। पेशेंट्स खुद आते हैं, इवन अनमैरिड फीमेल भी मेरे पास आते हैं कि मुझे अपना एग स्टोर करवाना है, फ्रीज़ करवाना है, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट मैरिज। वो लोग सीधा बोलते हैं कि हम आई एम नॉट श्योर अबाउट मैरिज, तो हमें नहीं पता कि हम कब शादी करने वाले हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर शादी करेंगे, तो शायद मुझे बच्चा चाहिए। तो मैं अपना एग फ्रीज़ करवाना चाहती हूँ। जी। ये चीज़ नॉर्थ ईस्ट में बैठ के, अगर इंडिया के हिसाब से बोले तो लोग बोलेंगे कॉर्नर में बैठ के, लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ का मेंटालिटी काफ़ी आगे है रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो आके बोलते हैं कि मेरा एग एग फ्रीज़ करवाना है, तो ख़्यालात तो बदल रहा है। जी सर, बहुत बहुत ज़्यादा। और एक सवाल आपसे, आपके इतना लंबा करियर में सर, आपको तो दुआएँ बहुत मिली हैं, खुशियाँ आपको बहुत मिली, बहुत लोगों का बेशुमार प्यार आपको मिला है। बहुत। लेकिन साथों-साथ आपको गालियाँ भी तो बहुत मिली होंगी। उफ़! तो आप इन गालियों के बारे में क्या बोलना चाहोगे? किस हद तक एक्चुअली लोगों मैं कैमरा में बोल सकता कैमरा में बोल सकते हो आप, खुल के बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगों को आपने कितने नीचे गिरे हुए आज तक देखा है सर? नहीं, नहीं, ऐसे मत कहिए। कोई लोग या ये तरीके से बोले हुए देखा है आपको? कोई लोग या कोई इंसान बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। कोई इंसान बुरा नहीं होता, हालात उसको बुरा बनाता है। जी, और आपके नज़र में जो गलत है, मेरे नज़र में वो सही हो सकता हो सकता है ना? और मेरे नज़र में जो सही है, वो आपके नज़र में गलत। हुँ, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मेरे बारे में गलत बोले हैं या मुझे गाली दिए हैं, ये नहीं है। बट गलत जब सुनता हूँ तो बुरा लगता है, क्योंकि जब आप ऑनेस्टली एफर्ट देते हैं, काम करते हैं, आप जानते हैं कि हर पेशेंट के लिए एज़ ए डॉक्टर आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरे हर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाएँ, हुँ, क्योंकि कोई डॉक्टर, सिर्फ़ मेरे बारे में नहीं, कोई भी डॉक्टर, और अगर मैं इन्फर्टिलिटी के हिसाब से बोलूँ, तो कोई भी आईवीएफ स्पेशलिस्ट या कोई भी डॉक्टर जो लोग इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि हम लोग वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। हुँ, आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, नेचुरली जब आपको प्रेगनेंसी नहीं आया, तब मैंने आर्टिफिशियली आपके अंदर प्रेगनेंसी लाने का कोशिश किया। सो वी द इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। अगेंस्ट द नेचर जब हम जाएँगे, कभी आप सक्सेसफुल होंगे, कभी हम नहीं होंगे। नहीं हो सकता जी। नहीं भी हो सकता है। बट लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं। बट ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि हम एक अच्छा एम्ब्रायो बना सकते हैं, जी, हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं, हम आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट प्रेगनेंसी आएगा, नहीं आएगा, ये आपके बॉडी पे डिपेंड करता है। आपका बॉडी वो एम्ब्रायो को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, इट्स ऑन द नेचर। एक हद तक हम कोशिश कर सकते हैं, बट उसके बाद नहीं। तो ये लोगों को समझने में ऑब्वियसली वो लोग बहुत आशा लेके आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोगों को दिक्कत होता है, बट लोग ये समझना नहीं चाहते। नहीं चाहती। और एक बहुत रीसेंट अभी का घटना जो है वो देख के मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ इसके बारे में। बहुत सारे फ्लाइट कैंसल हुए, हुँ, बहुत सारे। बहुत डिले हुए। जी, इंडिगो को लोग बहुत भर-भर के गालियाँ दी। भर-भर के सर, सोशल मीडिया में यही इंडिगो जब आपको टाइम से आधा घंटा पहले पहुँचाते थे, या जहाँ-जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं था, वहाँ पे जब इंडिगो ने कनेक्टिविटी शुरू किया, आपने कितने पॉजिटिव फीडबैक दिए थे? एकदम सर। आप तो नहीं दिए थे, हुँ, क्योंकि तब आपका रोज़ की ज़िंदगी में वो कोई बदलाव नहीं ला रहा था। आप सोच रहे थे कि ये तो उनका फ़र्ज़ है, वो लोग पैसा ले रहे हैं, वो तो पहुँचाएँगे। आप आधा घंटा जल्दी जब मैं कहीं पे पहुँचता हूँ, मैं सोचता हूँ जितना जल्दी मैं होटल या घर पहुँच जाऊँ।
जाके एक्स्ट्रा आधा घंटा मैं रेस्ट ले सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा फ्लाइट 1 घंटा डिले होता है या मेरा फ्लाइट कैंसल होता है, उस दिन मैं जाके वेट करता हूँ, कब रिव्यू देने वाला मैसेज आएगा और मैं अच्छी तरह से एक बुरा रिव्यू डालूँगा कि आज लेट हुआ। लेट हुआ है। तो सेम हमारे साथ भी होता है। लोग जितने लोगों को आप आईवीएफ में ट्रीट करते हैं या इनफर्टिलिटी में ट्रीट करते हैं, उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो जाके आपके लिए एक अच्छा रिव्यू लिखते हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत लोग सोसाइटी में बताना ही नहीं चाहते कि कि हमारा आईवीएफ हुआ है या हमारा इनफर्टिलिटी या डॉक्टर के सलाह से प्रेगनेंसी आया है। ये एक पॉइंट है। सेकंड, जब लोग अपना हार्ड अर्न मनी, राइट? जब अपना हार्ड अर्न मनी जब इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जब सक्सेस नहीं मिलता है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो लोग जानबूझ के करते हैं, बट अपना फ्रस्ट्रेशन, सबको एक वे आउट चाहिए। अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तो कहीं पे तो निकालना पड़ेगा। बहुत लोग तब कुछ बुरा बोलते हैं या बुरा रिव्यू देते हैं, बट वो मेरे लिए इंस्पिरेशन होता है। मुझे लगता है मुझे और मेहनत करना है। इनको कैसे मैं खुश कर सकता हूँ? कैसे इनको प्रेगनेंसी आ सकता है? मुझे वो सोचना है। तो कुछ 2-1 याद है आपको? नहीं, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ, सिर्फ़ पैसे के पीछे है या सिर्फ़ पैसा लेके वो ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी चीज़ नहीं सो सो बोलते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ सुना हूँ, लेकिन मैं ये ज़्यादा ध्यान में नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब एक सक्सेसफुल कपल आते हैं एक बच्चे के साथ गोद में लेके, उसका जो सैटिस्फैक्शन है, जो मैं शायद शब्दों में बयाँ भी नहीं कर सकता, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है जी सर। कि मैं अच्छा काम करूँ और अच्छी तरह से आगे बढ़ूँ। तो ये खराब चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मायने, हाँ, दुःख तो लगता है। आपके लिए कोई भी एक खराब रिव्यू अगर देता है, आपको कोई भी अगर आपके मुँह के ऊपर, जब आप जानते हैं आप खुद मेहनत कर रहे हैं, तब आपको अगर बुरा बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है। आप विराट कोहली को ही देख लीजिए। 3 सेंचुरी के पहले लोग तो बोल रहे थे उसको ओडीआई टीम से ही ड्रॉप कर दो। और अभी अभी तो लोग बोल रहे हैं नहीं, उसके बिना तो वर्ल्ड कप हम जीत ही नहीं सकते। जीत ही नहीं सकते। तो सेम चीज़ हमारे साथ भी होता है, हर फील्ड में होता है, आपके साथ भी होता होगा। एक तो इसको ज़्यादा बुरी तरह से नहीं लेना चाहिए। ओके सर। अभी इस बारे में तो जान लिया कि कैसा सोचते हैं आखिर लोग। अब थोड़ा-सा आप इमोशनल कुछ बताइए ना सर। इमोशनल इन सेंस कि आज का ही इंसिडेंट आपको एक बता सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत इमोशनल है। एक कपल आए थे, जो 6 इयर्स से जूझ रहे थे इनफर्टिलिटी के लिए। बहुत तरह से कोशिश कर रहे थे, मैं भी कोशिश कर रहा था। आईवीएफ हुआ, प्रेगनेंसी आया। हुँ। बहुत खुश थे वो लोग कि आईवीएफ करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी आया है। देन अराउंड 20 वीक्स जब उनका 5 महीना चल रहा था, सडनली वो लोग मेरे पास आए एक दिन कि उनका शायद ब्लीडिंग या वाटर ब्रेक हो रहा है, उनको लग रहा है। एंड आप शायद जानते हैं या अगर नहीं भी जानते हैं, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं आज उनके लिए बता रहा हूँ कि 7 मंथ्स या 28 वीक्स होता है जब हम बोलते हैं कि एक बच्चा वायबल है, मतलब बाहर आके हुँ। जिंदा रहने का ताकत रखता है या रखती है एक बच्चा या बच्ची। तो हम 7 मंथ्स को पकड़ते हैं, मतलब 28 वीक्स। लेकिन ये तो 5 महीने में ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया और पानी भी निकलने लगा। जी। तो हमें लगा कि इतना दिन का मेहनत, इतना दिन का स्ट्रगल, वही तो सर। 6 इयर्स एंड देन प्रेगनेंसी, उसके बाद फिर अभी जाके सब 5 महीने में खराब ना हो जाए। तो वहाँ से लेके उनका भी पेशेंस, मैंने भी कोशिश किया, दवाई, कभी हॉस्पिटल में एडमिशन, कभी घर वापस जाना, कभी पानी बंद होना, रुक जाना, कभी होना। ये करते-करते 20 वीक्स से हम लोग और 10 हफ्ता 30 वीक्स तक खींच पाए और 30 वीक्स के बाद एक सडनली एक मॉर्निंग मुझे फ़ोन आता है कि सर बहुत पेन हो रहा है, जो रुक ही नहीं रहा है। तो मैं पेशेंट को आने के लिए बोलता हूँ हॉस्पिटल, और जब मैं सोच रहा था कि इतना इम्पोर्टेंट बेबी है, तो मैं सिज़ेरियन करके बच्चे को जल्दी निकाल लूँगा। तो पेन इतना ज़्यादा था कि सिज़ेरियन टेबल तक लेके लेके जब पेशेंट को हम जा रहे थे, तब देखे कि नहीं, सिज़ेरियन नहीं कर सकते, बच्चा बहुत नीचे आ गया है, तो नॉर्मल डिलीवरी करना पड़ा। नॉर्मल डिलीवरी करने के बाद जो बच्चा निकला, उसका वेट था सिर्फ़ 1.4 केजी। ओके।
30 वीक्स में इस बच्चे को ऑलमोस्ट 40 डेज एनआईसीयू में हम लोग रखे। पीडियाट्रिशियन बहुत मेहनत किए और आज सुबह वो कपल अपने बच्चे को लेके घर वापस गए और घर वापस जाते टाइम बच्चे का वेट सिर्फ 1.7 केजी है। मैं जानता हूं इनके लिए बहुत मेहनत आगे है, बहुत लड़ाई आगे है, बट आज उनके मुंह में जो हंसी, जो सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन। खुशी हाँ जी, और कुछ नहीं बोल के भी मेरे लिए जो दुआ मैंने देखा है, उसको मैं कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी एक्सप्रेशन में मैं एक्सप्रेस नहीं कर नहीं कर सकता। सकते सर। क्योंकि उनको देख के मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, दुनिया का कोई भी पैसा वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे नहीं सकता। दे सकते। आप कितना भी कमा ले, वो नहीं हो सकता। मैं सुन के ही मुझे इतना खुशी हाँ, महसूस कि हो रहा है। इतना मेहनत के बाद जब वही सर। आप कोशिश करके और एक ज़िंदगी आप बचाते हैं, जी, है ना? उस बच्चे के साथ मुझे लगा कि और 2 लोगों को मैंने जीने का पर्पस दे दिया। उनके लिए सिर्फ़ वो एक बच्चा नहीं है, इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ एवरीथिंग लॉन्ग जर्नी सर। दे कैन टेल टू द नेक्स्ट जनरेशन कि हम लोग क्या-क्या झेले हैं, क्या स्ट्रगल हम लोग किए हैं और ये बच्चा तो पैदा होने के बाद से ही स्ट्रगल। मेरे हिसाब से ये तो बहुत ताकतवर बनेगा। वही तो। जैसे भी बनेगा बहुत ताकतवर बनेगा क्योंकि वो स्ट्रगल ही किया है पैदा होने के पहले दिन से। तो ये जब आगे जाके ज़िंदगी में कुछ बनेगा तो मुझे बड़ा गर्व होगा। शायद उस दिन मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे बहुत गर्व होगा कि ये कुछ तो बना ज़िंदगी में जो सिर्फ़ 1.4 केजी का था जब पैदा हुआ था। जी, नहीं सच में सैल्यूट है आपको सर। थैंक और ऐसे मोमेंट को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता एक्चुअली। नहीं, ये एक सैटिस्फैक्शन है जो आप फ़ील करते हैं। इसको मैं कोई भी लैंग्वेज में ये सैटिस्फैक्शन मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। और अच्छा लगा सर, बहुत इमोशनल था एक्चुअली, अभी रो भी नहीं सकती एक्चुअली, मेकअप जो किया है थोड़ा-सा। और साथ में और एक बात, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ, सबको नहीं बोल रही हूँ। कोई-कोई है जो बहुत मसाला डालने के चक्कर में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं सर। तो फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी, इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है कि आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ गलत लोगों तक पहुँचा रहे हैं? मैं रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर का कोई तो एक ऐप या एड कुछ तो देख रहा था कि समथिंग कॉल्ड फर्टिलिटी योगा और समथिंग लाइक दैट कि आप आइए 30 दिन और इनफर्टिलिटी दूर, मैं आपको ऐसा कुछ तो। ये तो मैं ऐसा हो गया कि मैं 30 दिन में मैं ऐसे सबको बोलना एक तो चाहता हूँ कि ये आजकल पैसा कमाने का बहुत सारा ज़रिया आ गया है। बहुत सारे। इंस्टाग्राम, रील, यूट्यूब, पॉडकास्ट क्या नहीं करते हैं। हुँ। एआई, ऐप बहुत कुछ लेकिन सोच के लोग जाए इसमें जाए क्योंकि मेरे हिसाब से आपको सही एक्सपर्ट का सलाह लेना चाहिए। एकदम। इतने सारे डॉक्टर्स इतने सब कुछ करके, पढ़ाई करके आप लोगों को सर्विस देने नहीं आगे आते अगर सिर्फ़ एक ऐप अगर आपका इनफर्टिलिटी दूर कर सकता कर था। सकता था। जी। अगर गूगल में पढ़ के आपको सारे आंसर्स मिल जाते, तो कोई डॉक्टर का ज़रूरत ही नहीं होता। नहीं था, वही तो। तो लोगों को ये खुद को सोचना है कि हम कितना विश्वास करेंगे, कितना भरोसा करेंगे या कहाँ पे नहीं करेंगे। आई नो कि कॉमन लोगों के लिए ये अभी एक बहुत ये है कि चलो इज़िली अवेलेबल है, मोबाइल पे बैठ के एक ऐप डाउनलोड करके एक बार ट्राई तो करते हैं। हुँ। बट आप सोच के देखिए ऐसे हज़ारों लोग अगर ट्राई करेंगे, जो ये ऐप बनाए हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं करके ही बोल रहा हूँ। अगर अच्छा है तो ज़रूर जाइए, कीजिए। लेकिन जो अगर आपके अंदर सिस्टमिक कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ बीमारी है या कोई कारण है इनफर्टिलिटी का, जो एक डॉक्टर या मेडिसिन या कोई चीज़ से ठीक हो सकता है, वो कोई ऐप ठीक नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। तो ये सोच के लोगों को जाना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन-सा मेरे लिए ठीक है, कौन-सा नहीं। हुँ। तो दर्शकों को, व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि 30 दिन में इनफर्टिलिटी ठीक नहीं हो सकती। 30 दिन में अंग्रेज़ी या कुछ और लैंग्वेज भी नहीं सीख सकते जैसे। तो आप लोग अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हो ना, इनफर्टिलिटी या कुछ अलग कुछ भी, तो
एक्सपर्ट्स की सलाह ले और उस सलाह का पालन करे, गूगल सर्च बिल्कुल ना करे। और सर, और एक बात, आजकल या नहीं, पहले से भी ये सब चीज़ें बहुत फ़ेमस है कि इनफर्टिलिटी के मामले में जब भी बच्चा नहीं होता ना एक कपल को, तो पूरा समाज और लड़की को ही दोष देता है, मतलब कि लड़की में ही डेफ़िनेटली प्रॉब्लम है, लड़का तो बिल्कुल फिट है, कुछ नहीं है लड़के में। तो ये कितना एक्सेप्टेबल है? रिसेंटली कितना एक्सेप्टेबल नहीं है, आप पूछ रहे थे ना मुझे कुछ देर पहले कि ख़्यालात कितना बदला है। रिसेंटली मेरे पास एक कपल आए थे, अ, वो लोग दे आर इन द मिड 40s ऑफ देयर एज, मतलब शायद फीमेल का एज अराउंड 42 था एंड मेल का एज अराउंड 48 49 समथिंग। वो लोग मेरे पास आए और बैठते ही रोना स्टार्ट किए, जो फीमेल थे वो। और कि मैं बोला पहले रोना बंद कीजिए और बताइए, तो उन्होंने बोले कि उनका एक ही बेटा था जो रोड एक्सीडेंट में अभी गुजर गया। जी। तो वो लोग एक बच्चा चाहते हैं कि अपना बच्चा हो, तो इसीलिए। तो मैं उनको समझाया कि अभी के लिए, क्योंकि आपके बच्चे का जो उम्र था अराउंड 18-19 साल, तो आप लोग 18-19 साल पहले बिल्कुल ठीक थे, आपको नेचुरली प्रेगनेंसी आया था। बट इस एज में जाके आपके अंदर फर्टिलिटी पोटेंशियल कितना है, ये मेरे लिए जानना है। तो मैंने अ, औरत के लिए सिंपल हार्मोनल टेस्ट लिखे और मेल पार्टनर को बोला कि आपको एक सिंपल सीमेन एनालिसिस करना है। ओके। तो उनका पहला बात ये था कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, आप इनको देख लीजिए। वो एक सिंपल सीमेन एनालिसिस नहीं करना चाहते, हुँ। क्योंकि उनके हिसाब से वो तो ठीक है। प्रॉब्लम लेडीज़ को ही है। मैं उनको ये भी समझाया कि आप 18-19 साल पहले ठीक थे, अदरवाइज़ आपको एक बेटा नहीं होता। आपका ठीक था, लेकिन 18-19 साल बाद जैसे इनका भी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, वैसे आपका भी हो सकता है। तो हमें देख लेना बहुत ज़रूरी है। बट वो टेस्ट नहीं करवाए किया और ही नहीं? बोले कि हम बाद में आएँगे। ओके। तो इसीलिए ये समाज में अभी भी है। ये मेरा जस्ट 1 हफ्ते के अंदर का एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूँ। वो लोग ऐसे सिचुएशन में आए थे जब वो लोग डेस्परेट थे। बच्चे के लिए। लेकिन तब भी जो मेल पार्टनर है, वो अपना सीमेन टेस्ट तक करना नहीं चाहते, जो एक सिंपल प्रोसेस है। तो सोसाइटी अगर अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं फीमेल में ही सिर्फ गड़बड़ है, तो मैं बोलना चाहूँगा इट्स 50-50 नाउ। 50% अगर मेल ज़िम्मेदार है, तो 50% फीमेल भी ज़िम्मेदार है। तो दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए दोनों का ही जाँच करना बहुत ज़रूरी है। जी। और ऐसी थिंकिंग की वजह से बहुत महिलाओं को घरेलू हिंसा का भी बहुत सामना करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, घरेलू हिंसा का, अपमान का, इंसल्ट का, सब झेलना पड़ता है, बट मैं बोलूँगा कि सोच बहुत बदल चुका है और मैं इस पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में तो मैं देख रहा हूँ, ईस्टर्न पार्ट में भी देखा हूँ कि यहाँ पे लोग ज़्यादा ईज़िली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जैसे मेल में भी है, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम एज़ अ मेल पार्टनर मुझे भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जहाँ पे वो एक सिंपल सीमेन टेस्ट नहीं करना चाहते थे, वहाँ पे ऐसे भी मेरे पास मेल पेशेंट आए हैं, जो अकेले आए हैं और आके बोले हैं कि मैं शादी करने जा रहा हूँ और मैं अपना टेस्ट करने देखना चाहता हूँ कि मेरा सब कुछ ठीक है कि नहीं। इन फ्यूचर मैं एक पिता बन सकता हूँ कि नहीं। ऐसे भी पेशेंट जो खुद आए हैं शादी के पहले ही, पहले ही। ये भी मैं देखा हूँ। तो दोनों एक्सट्रीम चीज़ें हैं हमारे सोसाइटी में, बट बैलेंस अभी पहले से बहुत अच्छा है। मेल एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी फॉर इन्फर्टिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। ओके सर। और इस बीच मैं जानना चाहूँगी कि आपको, जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि आप अभी डिब्रूगढ़ में हैं, आप अपने सर्विस डिब्रूगढ़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कितने सालों से हैं? और डिब्रूगढ़ में आपको इनफर्टिलिटी के हिसाब से क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? अ, 16 इयर्स का प्रैक्टिस है।
आई एम बेसिकली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। स्टार्टिंग वहाँ से ही किया, फिर उसके बाद ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया बोल सकते हैं, जयपुर, चंडीगढ़, देन पटना। फिर अल्टीमेटली पिछले 8 साल से मैं डिब्रूगढ़ में हूँ। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इनफर्टिलिटी के अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। और मैं ये बोलूँगा कि अवेयरनेस कम भी है हुँ। बिकॉज़ ऑफ डिस्टेंस। जी। यहाँ के पहाड़, यहाँ के आप अगर अरुणाचल, नागालैंड के गाँव में चले जाएँगे, जहाँ से उनके लिए अ, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचना ही 3, 4 या 6 घंटा या पूरा दिन का बात है। हुँ। तो वो लोगों को मैं अगर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए 1 महीने में 4 दिन, 5 दिन बुलाऊँ, हुँ। तो उनके लिए ये बहुत दिक्कत वाला बात है। जी। तो इसीलिए मैं बोलूँगा अवेयरनेस जैसे इस पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में भी है, बट मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस इज़ मच बेटर इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। बट ये भी है कि कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशंस, इसका बाकी पार्ट में जितना आसान है, हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एटलीस्ट पहाड़ों में हुँ। अभी भी उतना ईज़ी नहीं है। नहीं है सर, एकदम। और वहाँ से पेशेंट्स को आना या ट्रीटमेंट करवाना अभी भी एक चैलेंज है। तो बट इस चैलेंज को ओवरकम करके भी आज डॉक्टर्स भी पहुँच रहे हैं, हम भी जाते हैं, फ्री कैंप करते हैं, पेशेंट्स भी आते हैं, हुँ। तो अवेयरनेस काफ़ी बड़ा है। और जैसे-जैसे कम्युनिकेशन और एक्सेसिबिलिटी, रोड, एवरीथिंग जब अच्छा होगा, हुँ। तब इसके लिए अवेयरनेस भी बढ़ेंगे और लोग इसका ट्रीटमेंट का जो पॉजिटिव साइड है, वो भी जल्दी एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। कोशिश क्योंकि आप अगर एक्सेसिबिलिटी उनको देंगे, हुँ। तभी वो लोग एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। कोशिश अदरवाइज़ अगर देखेंगे कि सिर्फ़ एक ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर को दिखाने के लिए जो शायद मुझे 10 मिनट टाइम देगा या 15 मिनट टाइम देगा, मुझे 2 दिन ट्रैवल करना है, तब वो लोग अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है, तो नहीं आएँगे। नहीं आएँगे, वो भी है सर। सर सच बताइए कि असम कैसा लग रहा है आपको? डिब्रूगढ़ कैसा लग रहा है? नहीं, इट्स अ लवली प्लेस, टी कैपिटल ऑफ इंडिया। चारों तरफ टी गार्डन है, लवली एटमॉस्फेयर, वेदर बहुत अच्छा है। खुली हवा में आप सांस ले सकते हैं, दिल्ली जैसा नहीं है। ये सर, तो उस हिसाब से बहुत पसंद है मुझे, खूबसूरत, खूबसूरत है। ओके। और अरुणाचल या नागालैंड इस साइड से पेशेंट आते हैं सर? काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी आते हैं? काफ़ी ज़्यादा। और अरुणाचल क्योंकि ज़्यादा पास है डिब्रूगढ़ के, तो अरुणाचल ज़्यादा एक्सेसिबल है। बट हमें नागालैंड से भी पेशेंट मिलते हैं और अरुणाचल के काफ़ी इंटीरियर से भी पेशेंट मिलते हैं। आते हैं ना सर? मतलब इतनी अंदर तक भी लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में इनफर्टिलिटी के लिए अभी अवेयरनेस, जागरूकता ऑलरेडी आ गया है। आ गया है। जी, एकदम सर। और आजकल की जनरेशन जो है, वो करियर को लेके, अपने सपनों को लेके, डिज़ायर्स को लेके बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चाहते हैं। तो इन चाहत में कभी-कभी वो लोगों को अ, डिलीवरी या प्रेगनेंसी ये सब चीज़ें वो लोग अपने जो डिज़ायर लिस्ट होते हैं ना, तो नीचे रख देते हैं कभी। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है आखिर? सपनों को ढूँढने जब जाते हैं वो लोग, सपनों के पीछे जब जाते हैं, तब ये छूट जाता है कैसे? आपका शादी हो गया? नो सर। नहीं था। आप भी आज काम कर रहे हैं। जी, आप पहले अपना करियर, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। एकदम स मेरे भी एक बेटी है। मैं चाहता हूँ अपनी मेरी बेटी पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, खड़ी हो जा वो दुनिया जीत ले और बाकी चीज़ें तो अपने उसके बाद अपने आप ही सेटल हो जाएगा। हर माँ-बाप आज ये चाहते हैं कि अपने बच्चे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ। तो मैं बोलूँगा कि इक्वालिटी समाज में तभी आएगा, जब हम बोलते हैं कि हम फीमेल्स को या लेडीज़ को सेम अपॉर्च्युनिटीज़, सेम सब कुछ देंगे। देंगे। वैसे ही उनको फिर काम करने का सब एक्सेसिबिलिटी भी देना चाहिए। जी, तो अगर करियर या काम के लिए आप पहले जाएँगे, तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ें थोड़ा डिले होगा। हो जाएगा जी। मेरे पापा को बोलते हुए सुना हूँ अपने पेशेंट को कि बेस्ट टाइम टू बिकम प्रेग्नेंट और योर बेस्ट टाइम टू बिकम फर्टाइल on when you are fertile, your first child should be born within age of 25. हुँ, 25 ईयर्स में तो आजकल के बच्चों का पढ़ाई खत्म नहीं होता वही तो सर। है ना? तो 25 तो बहुत दूर की बात है।
एग्जैक्टली तो जिस बच्ची का अभी तक पढ़ाई खत्म नहीं हुआ है, उस बच्ची को बच्चे के बारे में कहाँ से सोचना है? नहीं सोचना है। तो इसीलिए समाज के साथ साथ, लाइफस्टाइल के साथ साथ हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैरिज एज या चाइल्ड बियरिंग एज भी पीछे जा रहा है। जी। इसीलिए मैं अभी बोलता हूँ, इट शुड बी बिफोर 35। यू शुड प्लान, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ बेबी or thinking of your marriage, then plan your first baby before the age of 35, so that आपको उस हिसाब से अपना लाइफ, अपना बैलेंस, अपना कैरियर, अपना फैमिली लाइफ, ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एज। जी। मैरिज एज काफी बढ़ गया है। आप जानते हैं कि सेटल नहीं होके आजकल कोई भी शादी नहीं करना चाहता। हम्म। आजकल 42 ईयर्स में भी लोग शादी कर रहे हैं क्योंकि सेटल होने में हमें टाइम लग रहा है। तो उस हिसाब से जैसे वो प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, वैसे प्लस माइनस हर चीज का है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का है। इसीलिए तब हमें देखते हैं कि इंक्रीज इन द एज ऑफ मैरिज हमें थोड़ा इनफर्टिलिटी की तरफ ज्यादा धकेल रहा है। लेकिन सोसाइटी में रहते हुए इस चीज को हमें टैकल करना होगा। हमें मैरिज के बाद जितना जल्दी हो सके हमें डॉक्टर का सलाह लेना होगा कि पेशेंट्स अभी पहले ही आ जाते हैं, वेट नहीं करते हैं कि चलो हम लोग पहले ट्राई कर लेंगे। दे आर लाइक आफ्टर 1 मंथ ऑफ मैरिज हमारे पास आते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि सब ठीक है कि नहीं, तब हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो ये अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। बट आई थिंक फर्स्ट बेबी, इफ यू प्लान फॉर a successful pregnancy naturally, it should be within the age of 35। 35 के बाद थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं, तो आप 6 मंथ्स खुद कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर का सलाह लीजिए। तो ये 35 एज का जो ये लिमिट है वो वुमेन के लिए है कि मैन के लिए? वुमेन के लिए है। ओके। 35 एज का जो लिमिट है ये वुमेन के लिए, बिकॉज फीमेल्स में एग क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है, मेल में भी स्पर्म क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे एक हम लोग इनफर्टिलिटी में एक बात करते हैं कि एक अच्छा एम्ब्रायो बन जाना, अच्छा भ्रूण तैयार होना या एम्ब्रायो बन जाना लैब के अंदर, ये गारंटी नहीं देता है कि आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आएगा। क्योंकि एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग क्वालिटी एंड स्पर्म क्वालिटी दोनों डिक्रीज करते हैं, दोनों कम होता है बढ़ती उम्र के साथ साथ। तो ये जैसे फीमेल के लिए होता है वैसे मेल के लिए भी होता है, बट फीमेल के लिए बहुत जल्दी, मेल के लिए बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है अगर नेचुरल, अगर नॉर्मल है किसी के स्पर्म काउंट तो। और बढ़ती एज के साथ साथ स्पर्म काउंट भी इफेक्ट होते हैं, स्पर्म के क्वालिटी भी इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं ये जो एज बोल रहा हूँ ये फीमेल के लिए ज्यादा, बट मेल को भी सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज, एयर पोल्यूशन, खाने का पोल्यूशन, सब कुछ के साथ इवन स्पर्म क्वालिटी भी इफेक्ट होता है। और सिर्फ एम्ब्रायो क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं रख के मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि हर फीमेल को अपना एग क्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए, वैसे मेल को भी स्पर्म क्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर ए बेबी। और शायद ही एक मिसकंसेप्ट है कि इनफर्टिलिटी और आईवीएफ दोनों नहीं, सेम ही। ये मैं बहुत जगह पे बोल चुका हूँ। लोग ये सोचते हैं कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मतलब मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे पहले ही आईवीएफ सजेस्ट करेगा। हाँ। नहीं, इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आईवीएफ सबसे लास्ट आते हैं। सबसे लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज आईवीएफ। आईवी। उसके पहले हम लोग बहुत तरह से, बहुत तरीकों से देखते हैं कि इजीली पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए। तो जो सारे इजियर मेथड्स है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है या नहीं होता है तभी हम लोग आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। मतलब एकदम लास्ट में आता है। एकदम लास्ट में आईवीएफ सजेस्ट करते ओके, तो फिर ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी सुना है कि इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो आईवीएफ हैं। सजेस्ट ये करेंगे। ये बहुत मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है। प्लीज आप लोग, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ध्यान में मत रखिए, क्योंकि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, आईवीएफ उनमें से सबसे लास्ट में आता है। ओके, होप सबको क्लियर हो गया है।
और इस बीच हम एक रैपिड फायर सेशन करते हैं सर। आप एकदम फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, एकदम शॉर्ट कोशिश क्वेश्चन करूँगा। है। आईवीएफ बेबीज नॉर्मल नहीं होते। बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। आप मेल के स्पर्म्स और फीमेल के ओवम से हो रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल ही होंगे आपके और मेरे तरह। ये एक मिथ है। ओके, तो सी सेक्शन मतलब वुमेन वीक है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पहले के ज़माने में सी सेक्शन लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में बच्चे बहुत होते थे। ओके 3, 4, 5, तो इसीलिए लोग सी सेक्शन अवॉइड करते थे कि कितने बार करेंगे या कैसे होगा। बट विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, improvement of surgical techniques, C-section is almost equivalent. Just hospital stay is 3 days or 2 days. So it's also a myth. It's a false. सी सेक्शन इज ऑल्सो नॉर्मल। C-section is also normal. There is nothing called normal. Either it's an C-sections, that is cesarean birth or cesarean delivery, or there is vaginal delivery. ओके Okay? लोग इसको नॉर्मल बर्थ या नॉर्मल डिलीवरी या व्हाटएवर बोलते हैं, बट मैं बोलूंगा सी सेक्शन इज ऑल्सो अ नेचुरल और नॉर्मल वे। ओके, सो नेक्स्ट फर्टिलिटी फूड्स इनफर्टिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। फर्टिलिटी फर्टिलिटी फूड्स फर्टिलिटी अच्छा, आजकल जो सारे हाँ। एडवर्टाइजमेंट एंड ये और वो बहुत सारे मल्टीविटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये दोनों चीज है जो आपके फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, बिल्कुल है। बट कोई खाना या कोई न्यूट्रिशन या कोई फूड लेने से आपका फर्टिलिटी दूर हो जाएगा, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। टोटली फॉल्स। टोटली फॉल्स। सिर्फ वुमेन में इनफर्टिलिटी होती है। मैं जैसे आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि 50-50 सिर्फ फीमेल नहीं, मेल भी 50% जिम्मेदार है इनफर्टिलिटी के लिए। ओके, स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी होती है। बहुत ज्यादा। स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी नहीं होते हैं, स्ट्रेस से आपके बॉडी के हार्मोन लेवल्स में काफी असर होता है। जी तो उसके कारण आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपके एग क्वालिटी खराब होते हैं, मेल में स्पर्म क्वालिटी खराब होते हैं। सो अगर देखा जाए तो ये सबका असर आपके फर्टिलिटी और आपके जिंदगी में पड़ता है। इसीलिए स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर जो सारे बीमारियों का जड़ है। मैं तो ऐसे बोलूंगा कि सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं, आप अगर लेंगे डायबिटीज बोलिए, हाइपरटेंशन बोलिए, आजकल हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक, 40 के नीचे हार्ट अटैक के रेट काफी बढ़ गया है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे बिलो द एज ऑफ 40 कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक होता है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस सबसे खराब चीज है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनफर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। ओके, द लास्ट वन इज पपाया खाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है सर। आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता। नहीं, हम लोग तो बोलते हैं फ्रूट्स हेल्दी खाना ये जरूरी होता है। पपाया नहीं, इससे इनफर्टिलिटी का कोई लेना देना लेना नहीं देना है। नहीं। इट्स अ मिथ। ओके सर। सर आप बताइए ना कि रैपिड फायर तो खत्म हो चुके हैं। जब आप एक लॉन्ग डिलीवरी सेशन आपका हो जाता है खत्म, फिर आपका कंफर्ट फूड क्या होता है सर? क्या खा के आपको अच्छा लगता है? Long session, long day, and when you are exhausted, I think healthy food, light food, and little bit of fresh air. That is the best thing which can give you relaxation. और मेरे हिसाब से वही सबसे अच्छा होता है। और मैं बोलूँगा कि अब जब खाने का ही बात हो रहा है, न्यूट्रिशन का ही बात आपने की है, तो बहुत सारे लोग आजकल बहुत कुछ आया है। हाँ, कीटो डाइट, देन इंटरमिटेंट फास्टिंग, Fantastic. देन ये ऐप वो ऐप, आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। मैं ये बोलूँगा कि हाँ, वेट लूज़ करना अच्छी बात है, वेट कंट्रोल में रखना, अपना बीएमआई कंट्रोल में रखना, नॉर्मल रखना, ये अच्छी बात है। बट आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए फास्टिंग करते हैं, उसके बाद आप जब खाना खाते हैं, यूजुअली वो ज़्यादातर फैट में बदल जाता है। इसीलिए पहले के ज़माने से जो चीज़ हम फॉलो करते आए हैं, सबसे ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट,
देन उससे हल्का लंच और अंत में सबसे हल्का डिनर। दिन यही सब होना चाहिए एंड फ्रीक्वेंट मील्स होना चाहिए। आप थोड़े-थोड़े खाइए और बीच-बीच में खाते रहिए। ऐसा नहीं कि बहुत गैप में आप खाएँ सो दैट आपका बॉडी इज़िली उसको फैट में चेंज कन्वर्ट कर कर दे। सके जी। तो इसीलिए हेल्दी डाइट या हेल्दी फूड ऐसे ही होता है। मैं भी लॉन्ग डे के बाद ऐसे ही कोशिश करता हूँ, बीच-बीच में मंचिंग और फिर एक फ्रेश एयर। सर लास्ट में वैसे भी पॉडकास्ट खत्म करना पड़ेगा, समय बहुत हो चुका है। आप दर्शकों को, व्यूअर्स को लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे ये पूरे टॉपिक को लेके सर? मैं व्यूअर्स या दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि अवेयरनेस अपना बढ़ाइए। खुद सोचिए कि आपको कब प्रेगनेंसी चाहिए, जी, आपको किस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जाना है और सही ढंग ढंग से अपना डॉक्टर चुनिए। डॉक्टर चुनने के मामले में विंडो शॉपिंग बंद कीजिए जी, कि कभी एक बार जाके इनसे ओपिनियन ले लिया, दूसरे टाइम जाके और एक से ओपिनियन ले लिया, फिर दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं कि कहाँ पे थोड़ा प्राइस का डिफरेंस है, फिर जाके वहाँ पे जाएँगे। प्लीज़ ये चीज़ बंद कीजिए। आप देख लीजिए, एक क्लिनिक को स्टडी कीजिए, एक डॉक्टर का बैकग्राउंड देखिए, उनका काम देखिए और उसके बाद आप फिक्स कीजिए अपने दिमाग में कि आपको इन्हीं डॉक्टर के साथ आगे जाना है। सोसाइटी आजकल ये चीज़ पूछते हैं कि अच्छे डॉक्टर मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप सही में एक डॉक्टर के पास जाके उनके ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं? मैं सक्सेस फेलियर का बात नहीं कर रहा हूँ। सक्सेस फेलियर कहीं न कहीं, कभी न कभी किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरे सोसाइटी के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप अपना अवेयरनेस बढ़ाइए डॉक्टर की तरफ, अपना ट्रीटमेंट चॉइस करने की तरफ और वहाँ पे आप सही तरह से डॉक्टर चुनिए और अपना इलाज कीजिए जी, और लोगों का सलाह ज़रूर लें, बट आपको खुद का रिसर्च भी करना पड़ेगा। अपने ट्रीटमेंट के बारे में गूगल में रिसर्च मत कीजिए, लेकिन डॉक्टर के बारे में रिसर्च कीजिए और फिर जाइए। एकदम और ये मत सोचिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, लोग आजकल बहुत आसानी से एक आईफ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन जो शायद 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के ऊपर है, वो लेने जाते हैं, फिर ले लेते हैं, अपने हैसियत में नहीं है तब भी लेते हैं, ज़रूरत पड़े तो ईएमआई से लेते हैं। लेकिन यही अगर आप बोलेंगे कि आप हॉस्पिटल में या अपने ट्रीटमेंट पे या डॉक्टर पे या आईवीएफ पे खर्चा कीजिए, वही जो आज आईफ़ोन 17 लेके आया, वही ना बोलेगा नहीं, यहाँ पे तो इतना खर्चा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते जी। तो इसीलिए लोगों को खुद को अपना सोच भी बदलना होगा। सोचना होगा कि मेरे लिए प्रायोरिटी कौन-सा है? मैं कौन-सा चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ? अगर मैं सही में सोचता हूँ कि मेरे लिए एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, तो डॉक्टर के पास जाऊँ, उनसे सलाह लूँ और वो जैसे बता रहे हैं, उस हिसाब से मैं चलूँ। एक बार अगर मैं भरोसा किया हूँ, तो उन पे भरोसा जताऊँ, तभी तो हम लोग आजकल बहुत एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं ना, गौतम गंभीर को निकालो क्योंकि उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में इतना चेंज किया है और सब ऑलराउंडर खिला रहा है, तो इंडिया हार रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो भरोसा जैसे हम चाहते हैं कि गौतम गंभीर से भी प्लेयर्स के ऊपर दिखाना पड़ेगा, वैसे प्लेयर्स को या जनता को भी उसके ऊपर दिखाना पड़ेगा। एकदम थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगर कोई सोचता है मैं डॉक्टर के पास गया, 1 महीना ट्रीटमेंट किया, रिज़ल्ट मिल गया, मिल जाएगा, नहीं भी हो सकता है। आपका प्रॉब्लम शायद उतना आसान नहीं है ट्रीट करना, तो इसीलिए समय दीजिए, समय लीजिए खुद, अपना खुद का अवेयरनेस बढ़ाइए और सोसाइटी को भी अवेयर कीजिए। एकदम। आज का एपिसोड एक रोलर कोस्टर था जो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। लाफ्टर थैंक यू। था, मिथ था, ट्रुथ था, सब कुछ इमोशन भी था। इमोशन भी था, सब कुछ था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतने व्यस्त रहते हैं आप और इस बीच हमें इतना समय दिया। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बुलाए और मैं बोल पाया। मेरे कुछ ख़यालात हैं, मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मैं शेयर कर पाया। शायद आज के पहले किसी ने मुझे ये नहीं पूछा था कि जब पेशेंट आपको बुरा बोलते हैं तो आपको कैसा कैसा लगता है लगता है? जी, या क्या बोलते हैं? ये भी मैंने पहली बार आंसर किया, तो अच्छा लगा। एकदम सर। और फिर मिलेंगे
ऐसे बिल्कुल, ज़रूर मिलेगा। बेबीज तो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, लेकिन होप ऐसे ही कन्वर्जेशंस पे पैदा होती है। तो ऐसे ही होप के साथ बाइंग का पॉडकास्ट के नेक्स्ट एक एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड अगर कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा और अपनी सारी परेशानियां दूर कीजिएगा।